हाँ बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 के बायोलॉजी के बच्चों के लिए। ठीक है, तो कल हम लोगों ने पढ़ा था लैमार्कवाद, ठीक है, या लैमार्क के जैव विकास के संदर्भ में लैमार्क द्वारा प्रस्तुत किए गए सिद्धांत के बारे में। ठीक है, आज हम जो है जैव विकास के अंतर्गत लैमार्कवाद की आलोचना पढ़ेंगे। ठीक है, कि लैमार्कवाद में जो लैमार्क ने अपनी बातें कही उसमें क्यों उनकी बातों की आलोचना की गई। ठीक है, तो उसमें जो बातें बताई गई, उन्होंने जो सारी चीजें अपनी बातों को रखा। ठीक है, तो इनका जो प्रमुख सिद्धांत था उपार्जित लक्षणों की वंशागत, यानी अंगों के उपयोग और अनुप्रयोग से जंतुओं में जो परिवर्तन होते हैं वही परिवर्तन क्या होते हैं, दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, तो इनको कहा उपार्जित लक्षण। ठीक है, उपार्जित मतलब होता है प्राप्त किया हुआ लक्षण। तो कहा जाए तो इसी बात पर को लेकर के इनके अंदर और सारे वैज्ञानिकों ने लैमार्क की आलोचना की। ठीक है, उन्होंने कहा कि पहला उन्होंने आलोचना में बात कही कि बहुत सारी थियरीज प्रस्तुत की गई उसमें कि पहलवान का बेटा पहलवान नहीं होता। आप जानते हैं कि जो भी व्यक्ति होते हैं, ठीक है, तो वो जो पहलवानी करते हैं तो क्या होता है कि वो जो पहलवान होते हैं तो वो सारी जो पहलवानी की जो उनके मसल्स हैं, चाहे उनके जो गुण हैं पहलवानी के, वो सारी चीजें कहाँ से आती हैं, वो प्रैक्टिस के अभ्यास के अंतर्गत आती हैं और उसको वो प्राप्त करते हैं। और वे कहाँ तक सीमित रहती हैं, उनके सोमैटिक कैरेक्टर तक, यानी कि उनके दैहिक कैरेक्टर तक, दैहिक अवस्था तक ही सीमित रहती है, वो कैरेक्टर स्थानांतरित नहीं होते। इसलिए कहा गया कि जो है पहलवान का बेटा पहलवान नहीं होता, क्योंकि वो भी जब तक उस तरीके से परिश्रम नहीं करेगा, अपने शरीर को उस तरीके से सुगठित नहीं बनाएगा, तब तक वो पहलवान नहीं हो सकता। दूसरा कहा कि अंधे माता पिता की संतान अंधे नहीं होती। जैसा कि आप जानते हैं, आप श्रवण कुमार को भी ले सकते हैं एग्जाम्पल में। ठीक है, कि उनके माता पिता अंधे थे लेकिन वो अंधे नहीं थे। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे कहा रहा है कि भारत में जो बालिकाओं के नाक कान छिदवाने की प्रथा है वो सदियों से चली आ रही है, लेकिन अब सदियों से चली आ रही है तो वो चीजें क्या है, उपार्जित की गई कि उनका नाक कान छिदा हुआ है, लेकिन बाद में जो उनसे जो बच्चे उत्पन्न हुए वो बिना क्या थे, वो सेम थे, मतलब उनके अंदर नाक कान छिदा हुआ उत्पन्न वो नहीं हुए। ठीक है, आगे सर्वाधिक विरोध लैमार्क का करने वाले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बीजमान। ठीक है, बीजमान ने क्या किया कि चूहों की एक वैरायटी ली, ठीक है, और उनको 40 पीढ़ी तक उनके जो है पूंछ को, ठीक है, पूंछ को उन्होंने काटा। ठीक है, फिर भी जब देखा कि 40 पीढ़ियों के बाद भी सेम जो है जो चूहे उत्पन्न हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, सेम उसी तरीके की उनकी पूंछ क्या है, हो रही है, उतनी ही लंबी हो रही है। ठीक है, तब उन्होंने बताया कि इस तरीके से 40 पीढ़ियों तक काटने के बाद ये जो चूहे थे वो बिना पूंछ वाले उत्पन्न होने चाहिए थे, लेकिन 40 पीढ़ियों के बाद भी क्या हो रहे हैं, चूहे क्या हो रहे हैं, पूंछ वाले उत्पन्न हो रहे हैं। तो ये भी इस बात का इसमें विरोध किया गया। फिर अगला था कि देखिए चीन में जो है बालिकाओं को जो है लोहे के जूते पहनाकर उनके पैरों को छोटा रखे गया या नॉर्मल रखने का काम किया जाता था, लेकिन अब जो है बाद में जो उनसे संतानें आई उनको भी क्या है, उनकी भी पैर जो थे वो भी क्या थे, सामान्य थे, जो शुरू में बच्चे जैसे होते थे वैसे ही थे, यानी कि उनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, स्वयं वो पहले ही जैसे थे, क्योंकि वो लक्षण जो उपार्जित कर लिए जाते थे वो क्या होते थे, स्थानांतरित नहीं होते थे। इन सारी आलोचनाओं के बाद, लैमार्क की बातों को काटने के बाद वैज्ञानिकों के द्वारा जो है न्यू लैमार्किज्म, नव लैमार्कवाद आया। ठीक है, और इसमें बात बताई गई कि शरीर में 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, एक सोमैटिक होता है और दूसरा होता है जेनेटिक। ठीक है, सोमैटिक को कहते हैं दैहिक, इसको कहते हैं आनुवंशिक। सोमैटिक जो परिवर्तन होते हैं, कह रहा है कि दैहिक परिवर्तन बाह्य वातावरण के साथ जो है के कारण शरीर में होते हैं।
ठीक है। यानी कि जो दैहिक परिवर्तन होते हैं वो दैहिक यानी उसके शारीरिक संगठन तक ही क्या होते हैं, वो सीमित होते हैं। यानी कि वो क्या होते हैं, स्थानांतरित नहीं होते, ट्रांसफर नहीं होते। कहा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। ठीक है, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो कैरेक्टर जो वातावरण के कारण उनके दैहिक यानी उनकी शारीरिक संरचना में होता है वो परिवर्तन स्थानांतरित नहीं होते। लेकिन वहीं पर जेनेटिक की अगर बात करते हैं उसमें बीजमान जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया कि बीजमान के सिद्धांत के अनुसार गुणसूत्रों के जीन्स को बदल देने वाले परिवर्तन ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, जा सकते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, आनुवंशिक परिवर्तन। ठीक है, इनको आनुवंशिक परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, इनको आनुवंशिक परिवर्तन कहा गया। ठीक है, और उस मत को जो है नवलयमार्गवाद का नाम दिया गया, जो बीजमान ने बताया कि जीन्स में होने वाले ही परिवर्तन क्या होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। इसी को नवलयमार्गवाद के नाम से जाना गया। नवलयमार्गवाद के संदर्भ में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी परिभाषाएं, अपनी अपनी परिकल्पनाएं प्रस्तुत की। ठीक है, उनको अलग अलग हम अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे। तब तक आप जो है इसमें जो बातें बताई गई कि लयमार्गवाद की किस तरीके से वैज्ञानिकों ने आलोचना की और कौन कौन सी बातें कही, उनको स्टेप वाइज वन टू थ्री करके आप लोग लिख लेंगे। फिर नवलयमार्गवाद किसे कहा गया, दैहिक परिवर्तन क्या होते हैं, सोमैटिक चेंजेस क्या होते हैं, जेनेटिक चेंजेस क्या होते हैं, सोमैटिक चेंजेस एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्यों नहीं स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, और दैहिक परिवर्तन क्यों स्थानांतरित होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में आप लोगों को यहाँ पे जानकारी प्रदान की गई। इसको आप जो है नोट्स में बना करके लिख लेंगे और अगले दिन नवलयमार्गवाद के संदर्भ में जितने वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी परिभाषाएं या परिकल्पनाएं प्रस्तुत की उनके बारे में चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।